हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अच्छे ही होंगे, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलो आज हम देखते हैं सीसैट का एक ही पैसेज देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आपको बस आइडिया आनी चाहिए कि कैसे हमें टैकल करना चाहिए पैराग्राफ को। देखो, अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पैसेज में। ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप पैसेज पढ़ते हो या प्रैक्टिस करते हो तो पैसेज को डिवाइड करो, तभी वो जाके आपको मतलब समझ में आएगा, वरना ऐसे तो नहीं आएगा। और जीएस के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे बोला है कि मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि एक तो मेरी खुद की प्रैक्टिस हो और आप लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले। इसीलिए मैं बनाती हूँ वीडियो। और वीडियो जब बनाते हैं ना, कंसिस्टेंसी रहती है इसमें। मैंने 2-3 दिन में पहले बनाया नहीं था, तो मेरा खुद का ऐसा लग रहा था कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाती है। आप लोगों के मतलब आप लोगों को भी यही करना चाहिए कि अगर सीनियर आपके कर रहे हैं या आप हमारे ही टाइम के हो तो वो बात अलग है, लेकिन सीनियर कर रहे हैं तो हमें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो, प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पैसेज में। कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो कितना भी हार्ड आने दो पैसेज, आप सॉल्व कर ही लोगे। तो ये बात इम्पॉर्टेंट होती है पैसेज में। तो ये हो गई बात पैसेज की। आपको मैं पैसेज पढ़ाते समय पे मतलब सॉरी समझाते टाइम पे मैं ये बता भी दूंगी कि क्या इम्पोर्टेंट होता है, कीवर्ड्स कैसे याद रखने चाहिए, बट थोड़ा जीएस के लिए बताऊंगी मैं। देखो, कोर सब्जेक्ट तो मैंने जैसे आपको बोला भी है कि हमारी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ये हमारे मतलब एग्रीकल्चर, ये तीनों का एक कॉम्बो बनता है और पॉलिटी यानी इकोनॉमिक होता है। तो ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं और बाकी के भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये कोर सब्जेक्ट है, मतलब इनसे हमेशा 10-15 क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। ये एवरग्रीन टॉपिक है, इसीलिए मैं इनको कोर बोल रही हूँ। और आप अगर देखोगे एंशंट, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम हो गया है, लेकिन एंशंट एंड मिडाइवल से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और मतलब हिस्ट्री तीनों मिल के भी फिर अच्छा खासा वेटेज देते हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है, जो ये कोर सब्जेक्ट मैंने अभी बोले हैं तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। चाहे कितना भी घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको उसका आंसर निकालना आना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट होता है। आज मतलब अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो टफनेस कैसी बढ़ रही है यूपीएससी की, मतलब प्रीलिम्स निकालना ही मुश्किल हो रहा है। जो ये ऑप्शन देते रहते हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, तो इसमें हमें निकालना, यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक हमारी इतनी काम नहीं करती है जितनी कि वो 1 एंड 2, 2 एंड 3 ऐसे में करती थी। तो इसीलिए आपको जहाँ पे लगता है फैक्ट्स है तो उसको मगअप करना चाहिए, तो मगअप कीजिए और अच्छे से रिवाइज़ करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, टाइम दीजिए अच्छा खासा। बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है इन टॉपिक्स में। और फिर बाकी के सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ने हैं, बिल्कुल स्किप कुछ भी नहीं करना है। कोई यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मतलब ये मेरा 5th अटेम्प्ट होगा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है, हर साल आपको नया कुछ ना कुछ दिखाई देगा पेपर में। और इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप अपने इतने 6-7 अटेम्प्ट देते बैठ जाओ। ज़िंदगी इसीलिए नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी ही करते रहना है। तो जितना हो सके जल्दी इस प्रोसेस से निकल जाइए। देखो, आपने डिसीजन ले रखा है यूपीएससी करने का, ये तो हिम्मत वालों का ही काम होता है। लोग तो यूपीएससी के नाम से ही डर जाते हैं। तो जिसके अंदर हिम्मत होती है वही यूपीएससी करने का सोचता है। और जो बने रहते हैं इस फील्ड में उनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत होती है, जैसे कि हम लोग हैं। तो मैं ये अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बस ये बोल रही हूँ कि हमें हिम्मत से काम लेना होता है। बिल्कुल यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। और अभी काफ़ी लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है। आपने
आप पर विश्वास रखिए, करते रहिए, रिवीजन करिए। जो देखो, आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ क्या है और वीक पॉइंट क्या है। जैसे कि मुझे पता है हिस्ट्री और एनवायरनमेंट जो है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो मेरा बैकग्राउंड है, तो इसीलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि अगर एनवायरनमेंट है तो साथ में मेरा थोड़ा ज्योग्राफी भी अच्छा है, और मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा किया है मैंने, मतलब 1 साल ही मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था हिस्ट्री के लिए। तो मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा से है, और एनवायरनमेंट, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आप अपना देखिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे वीक लगता है उसको अच्छे से टाइम दीजिए। जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स मुझे समझ में बहुत आता है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा वीक मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा वो वीक एरिया लगता है मेरा। तो मुझे उस पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन उससे आते हैं। और पॉलिटी से भी, पॉलिटी हालांकि मेरी अच्छी है, बट क्वेश्चन गलत होते हैं तो इसका मतलब है कि वो भी आपकी वीक ही है। क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जबकि वो मतलब सिली मिस्टेक हो, या जब आप जानते हो फिर भी आप गलत कर रहे हो, तो उसके लिए आपको नीड है कि प्रैक्टिस करने की। इसीलिए तो टेस्ट होते हैं, और टेस्ट को एनालाइज करना होता है। तो ये हो गया आज का, मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताया जीएस के बारे में। तो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे टेस्ट देते हो, कैसे टेस्ट सॉल्व करते हो, कैसे खुद को एनालिसिस करते हो, खुद का वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे चुनते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको जानना है कि आपकी मतलब स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो चलो आज का पैसेज देखते हैं। देखो मेरा तो हाँ मतलब बायो ग्रुप था मेरा, हमेशा मेरा मैथ 10 के बाद मेरा मैथ कभी नहीं रहा है, तो इसीलिए मेरा ज़्यादा फोकस कॉम्प्रिहेंशन पे रहता है कि मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा हो वहाँ पे। और दूसरा है कि रीजनिंग, और फिर बाद में आता है मतलब मैथ वाला जो है, तो उसमें जो भी मुझे इजी टॉपिक लगते हैं वो मैं पहले करूँगी, और उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। और जो क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल पूछती हैं वही एरिया हमें अच्छा करना है, मतलब उसकी ही प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। लगता तो है हमें कि जस्ट 29 क्वेश्चन तो सही करने हैं, बट इतना आसान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए सीसैट को भी। सीसैट नहीं निकलेगा ना, तो जीएस में आप चाहे भले ही 150 लेके आओ या 80 180 लेके आओ, कोई मतलब नहीं रहता। अगर सीसैट आपका फेल हो जाता है तो सीसैट को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना आप जीएस को देते हैं, ठीक है। तो चलो पैसेज देखते हैं, काफ़ी वक्त ले लिया मैंने। तो पैसेज को मतलब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यहाँ पे लगानी है हमें, मतलब सेंटेंस वाइज डिवाइड करना है, समझना है और फिर आंसर निकालना है। तो ये पैसेज जो है हमारा थर्ड, इस पे 2 क्वेश्चंस है, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि हम आंसर पैसेज जब पढ़ते हैं तब हमें रियलाइज़ हो क्या ये पैसेज में है, ऐसा दे रखा है स्टेटमेंट कहीं पे पैसेज में, इसीलिए हमें पहले ये देखना होता है क्वेश्चन। तो देखो ये जो वर्ड्स हैं, मोस्ट रैशनल, लॉजिकल, इन्फरेंस, मैं हमेशा से ही बोलती आ रही हूँ, और जो नए लोग होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि द मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फरेंस, मतलब लॉजिकल मतलब सोच समझ कर निष्कर्ष देना, निष्कर्ष, कंक्लूजन कहिए, यह पैसेज का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये होता है ये इन्फरेंस का मतलब। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये बोल रहा है रिपरेशंस, रिपरेशन का मतलब यही होता है कि मतलब मरम्मत करना या क्षतिपूर्ति करना, ये होता है इसका मतलब। तो ये हेल्प हील हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड विल प्रिवेंट फ्यूचर इनजस्टिस, क्या ये बोल रहा है, क्या ये ऐसा पैसेज में बोला गया है, क्या ये स्टेटमेंट दे रखी है वहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसेज में, ये देखना होता है हमें। और जो सेकंड दे रखी है, द नेचर ऑफ प्रेजेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल वंस, तो क्या ये ऐसा बोला गया है पैसेज में कहीं पे जो प्रेजेंट वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का वो डिफरेंट है हिस्टोरिकल वंस से। तो ये भी हम देखेंगे क्या पैसेज में ऐसा कहीं पे लिखा है या नहीं, या पैसेज ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा है या नहीं कहा है। तो इसमें से हमें करेक्ट निकालना है लॉजिकल इन्फरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड है, वो है यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कर्व्स ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखते हैं कर्व्स का मतलब होता है कि पैसेज की मेन थीम क्या है, जिस पे ये पैसेज लिखा गया है, मतलब जिसके ऊपर ये पैसेज का मतलब मीनिंग, मतलब लास्ट में होता है ना कि मेन थीम क्या होती है, पैसेज किसके इर्द गिर्द लिखा गया है। तो ये कर्व्स होता है, ये हमें यहाँ पे ढूंढना होता है। ठीक है, तो चलो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रैक्टिस तब की जाती है जब आपको समझ में आता है। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहे हो और ऐसे ही देखे जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। देखो, वीडियो इसलिए होती है कि आपको समझ में नहीं आता जहाँ पे, वहाँ पे देखना ज़रूरी होता है। अगर आप डेली देख रहे हो फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, मतलब गलती कहीं तो हो रही है ना आपकी भी। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे या समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो समझने की कोशिश भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए। आपकी एक्यूरेसी आना ज़रूरी है, आंसर आना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपको समझ में और आपका मतलब रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। एक्चुअल पेपर में आपका रिज़ल्ट अच्छा होना, तभी उस प्रैक्टिस का मतलब भी रहता है। तो चलो देखते हैं पैसेज, मैं देरी नहीं करती हूँ। अगर आपको ऐसे लगे कि हाँ कि मैंने ज़्यादा टाइम ले रखा है, तो आप ना स्पीड बढ़ाया करें वीडियो की, 1.5 की स्पीड से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। हिस्टोरिकल इंजस्टिस आर जनरली सीन एज टारगेटिंग एंटायर ग्रुप्स। मतलब जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है वो ऐसा दिखाई देता है कि वो सभी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, मतलब एंटायर मतलब पूरे ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आइदर डिसफेवर्ड माइनॉरिटीज़ हो और या फॉरेन पॉपुलेशन हो, ऐसे दिखाई दे रहा है, बोल रहा है। सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे बोल रहा है, व्हाइल द बैरियर्स टू रिपरेशंस आर सिग्निफिकेंट। जो बैरियर्स होते हैं रिपरेशन के वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जबकि historical events are the subject of a growing number of legal and or political claims by groups seeking redressal। जो ग्रुप चाहता है कि जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है उसका रिड्रेस हो, उनके द्वारा ही, मतलब उनके नंबर बढ़ रहे हैं। किसके लिए? वो लीगल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पे। कौन से? लीगल एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे उनकी नंबर बढ़ रही है। किसके द्वारा? जो ग्रुप है रिड्रेस चाहता है, मतलब जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसका रिड्रेस करना चाहता है, उनके द्वारा ही ये संख्या बढ़ी जा रही है। ठीक है, और द प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब जो द प्रोलिफरेशन ऑफ सच डिमांड्स में रिप्रेजेंट अ ग्लोबल ट्रिब्यूट to the strengthen of human rights doctrine and its moral claim on the international community। मतलब ये ऐसे डिमांड्स की वजह से, मतलब लीगल और जो पॉलिटिकल क्लेम्स करते हैं, ऐसे डिमांड्स की वजह से क्या होगा, जो ह्यूमन राइट डॉक्ट्राइंस है या जो मॉरल होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होते हैं वो। द नेशन ऑफ रिप्रेशंस इज क्लोज टू द करंट आइडिया ऑफ रिस्टोरेटिव जस्टिस। मतलब जो भी नेशंस हैं वो जो रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब मरम्मत करना चाहते हैं जो हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, उनकी मतलब वो क्लोज आइडिया किनके पास है, मतलब किससे क्लोज है वो? रिस्टोरेटिव जस्टिस जो करना चाहते हैं, मतलब कि जो इनजस्टिस हुआ है उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, उनके साथ मतलब ये नेशन का जो रिप्रेशन करने वाले उनकी आइडिया क्लोज है, ऐसे बोल रही हैं। एज अ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल एक्शन, तो इससे क्या होगा, जो हमारी सोशल एक्शन जो होती है वो पूरी ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाती है और इसके अंदर पोटेंशियल भी है। लेजिस्लेचर में बी बेटर सूटेड टू डिटरमाइन रिपरेशंस। क्या रिपरेशन करना है, मतलब क्या मरम्मत करनी है जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसकी, वो कौन डिटरमाइन कर सकता है अच्छे से? तो वो है लेजिस्लेचर इसको अच्छे से रिपरेशन कर सकते हैं और वो ही अच्छे से डिटरमाइन भी कर सकते हैं। एंड दे आर नॉट बाउंड बाय प्रेसिडेंट एंड लीगल डॉक्ट्राइन, बट मतलब किसी लीगल डॉक्ट्राइन या किसी पहले कह चुकी कहावत से ऐसा कुछ भी ये बाउंड नहीं है लेजिस्लेचर कि हाँ हमें मरम्मत करनी है जो भी हमारे द्वारा हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो चुका है उसका, ऐसा कुछ बाउंड नहीं है।
जितना पैसेज में कहा गया वही बता रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बट कैन फैशन इक्विटेबल रेमेडीज, मतलब वो इक्विटेबल रेमेडीज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे पैसेज में बोला गया। तो देखो पूरे पैसेज में यही बोला गया है कि हाँ हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है और वो सारे ग्रुप को, मतलब एंटायर ग्रुप को वो टारगेट कर भी रहा है, चाहे वो फॉरेन हो चाहे माइनॉरिटी हो, कुछ भी हो, टारगेट तो कर रहा है। तो इसके लिए रिपरेशंस की ज़रूरत है, मतलब सिग्निफिकेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो कुछ लोग हैं ये चाहते हैं कि उसका मतलब रिपरेशन हो, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है तो उनका लीगली और पॉलिटिकल क्लेम्स भी है, और इनकी वजह से जो ह्यूमन राइट्स है या मॉरल क्लेम्स है वो स्ट्रेंथ हो रहे हैं, मतलब स्ट्रांग हो रहे हैं। और कुछ मतलब नोशन जो होती है, आइडिया होती है रिपरेशन की, मैंने यहाँ पे ये नोशन है, नेशन कहा मैंने, जो नोशन होता है रिपरेशन का ये क्लोज आइडिया है जो आज के टाइम पे लोग जो रिस्टोरेटिव जस्टिस बोलते हैं। तो देखो मुझे लगता है कि अमेरिका या किसी तो कंट्री के या फ्रांस के, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उन्होंने माफ़ी मांगी थी इंडिया को उनके पास्ट एक्शन के लिए कि हम रियली, या ब्रिटेन के, पता नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो ये एक रिमेडी हो सकती है, ये रिमेडी है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं ना रिस्टोरेटिव जस्टिस, तो इसको ही कहते हैं, ठीक है। बस मैं बता रही हूँ आपको इसका मीनिंग, ओके। तो यहाँ पे ये बोला है, और ये लेजिस्लेचर जो होते हैं, पैसेज में जितना बोला है उतना ही कह रही हूँ मैं, लेजिस्लेचर जो होते हैं वो अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या रेपरेशंस लेने हैं या क्या करने चाहिए और क्या सूटेबल होंगे, ये पैसेज कह रहा है। और वो बाउंड नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को लेके लेजिस्लेचर। तो ये उनकी खुद के सोच से वो इक्विटेबल रेमेडीज ला सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। हो सकता है मेरा हिंदी में बताना में थोड़ी सी गलती हो रही होगी, लेकिन आप बताने के जो मेरी भावना है वो समझिए। एक्चुअली इसके पीछे मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको आंसर निकालना आना चाहिए, यही मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। तो देखो मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फ्रेंस जो होता है, जैसे कि मैंने बोला इस इन्फ्रेंस का मतलब निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है। तो पैसेज में क्या कहा गया है, ओवरऑल हमें पूरा पैसेज एग्जैक्टली ट्रांसलेट, एक्चुअल पेपर में भी एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि पैसेज का कहना क्या है। ये कह रहा है क्या, रिपरेशन जो होता है हेल्प हील हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड विल प्रिवेंट फ्यूचर इनजस्टिस। ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं कही गई है। हालांकि रिपरेशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर में इनजस्टिस नहीं होगा, उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं इसलिए वो हील कर रहे हैं हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ऐसा तो बिल्कुल पैसेज में नहीं कहा गया है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत होता है क्योंकि फ्यूचर की बात बिल्कुल नहीं कही गई है, ठीक है। और सेकंड है द नेचर ऑफ प्रेजेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या प्रेजेंट जो कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे उसकी बात की है पैसेज में? नहीं। हाँ उन्होंने बोला है कि अगर हम ऐसे रिपरेशंस लेंगे तो शायद जो ये डिमांड्स हो रही है लीगल या पॉलिटिकली, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथ मिल सकती है, वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं, ऐसे बोला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट वायलेशन हो रहा है, ये हिस्टोरिकल मतलब जो हिस्टोरिकल वायलेशन था उससे अलग है आज के टाइम का, ऐसा बोला है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा बोला नहीं है। तो ये भी हमारा नहीं है। तो करेक्ट जो इन्फरेंस होता है वो डी आ जाता है। देखो जितना पैसेज में कहा गया है हमें समझ में आना ज़रूरी है, एग्जैक्टली ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है इसकी, बट समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पैसेज एक्चुअल में क्या कह रहा है, उसमें क्या लिखा है, ये हमें समझ में आना ज़रूरी है। तो मेन कर्क्स देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन में, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कर्क्स ऑफ द पैसेज। तो वन कैन नॉट डिनाई द रियलिटी ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस अक्रॉस नेशंस, ऐसा बोला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कर्क्स हमारा मेन थीम ही नहीं है। इन्होंने जस्ट ये बोला कि हाँ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, लेकिन
ये बात इन्होंने बिल्कुल नहीं बोली है कि पूरे नेशन को पता है या ये रियलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है पैसेज में। वो तो रिपरेशन और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है हमारा। सेकंड देखते हैं, विदाउट सेटलिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड जस्टिस टुडे। देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं कहा, मतलब किया है पैसेज में, तो ये भी हमारा पैसेज यहाँ पे आंसर नहीं बनता है। इन्होंने बोला है कि हाँ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, ऐसे नहीं कि यार वो पूरे मतलब एंटायर ग्रुप को टारगेट भी कर रहा है, ऐसे बोला है उन्होंने, बट उसके लिए रिपरेशंस लेना है और इसकी वजह से क्या डिमांड ग्रो हो रही है और कौन से ग्रुप इसको रिड्रेस करना चाहते हैं, और इसको रिड्रेस करने के चक्कर में ह्यूमन राइट्स भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं, मॉरल क्लेम्स भी हो रहे हैं, और जो नोशंस है रिप्रेशन का, पूरा ये जो है रिप्रेशन के ऊपर ही हमारा पैसेज है। तो ये इनजस्टिस और जस्टिस की बात ये नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं बनता है। सी है, रिस्टोरेटिव जस्टिस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन बट ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहाँ कही गई है, नहीं कही गई है, तो ये भी हमारा नहीं बनता है। थर्ड है, देयर इज़ एन इंक्रीजिंग डिमांड, यस ग्रोविंग डिमांड बोला है उन्होंने, टू रिड्रेस हिस्टोरिकल इनजस्टिस, हाँ इसकी डिमांड तो बढ़ रही है, वो लीगली और पॉलिटिकली क्लेम भी कर रहे हैं, रिड्रेस जो चाहते हैं उनके जो ग्रुप रिड्रेस चाहता है, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उनके द्वारा ये डिमांड बढ़ी है, मतलब ग्रोविंग नंबर ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स बाय ग्रुप्स सीकिंग रिड्रेस, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर बन जाता है। एंड प्रोवाइड रिप्रेशन, और रिप्रेशन प्रोवाइड करने की बात की है पूरे पैसेज में, ना कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, ना कि जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की है, ना कि पूरे नेशन को पता है कि ये तो फैक्ट ही है कि हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं की गई है पैसेज में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका भी डी आता है, मतलब दोनों क्वेश्चन के आंसर हमारे डी ही है। होप कि आपको ये पसंद आए, अगर पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको और क्या चाहिए, मतलब इसमें से आपको कैसे समझाना की ज़रूरत है और क्या समझ में नहीं आया, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इवन मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन मैं डेली 1 या 2 MCQ GS के डालती हूँ, ताकि आपको मतलब प्रैक्टिस हो। जैसे कि एग्जैक्टली देखो PYQ हमें क्यों देखने होते हैं, क्योंकि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन सेट करती है, क्या माइंडसेट होता है उसके बिहाइंड, मतलब क्वेश्चन सेट करने में उनका क्या माइंडसेट होता है, इसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ और वहाँ पे अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी वहाँ पे अपलोड होती हैं, क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ। और यहाँ वहाँ पे और दूसरा एक फ़ायदा ये है कि जो यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ पैसेज, उससे पहले मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ, ताकि आप वहाँ पे आंसर दे सको पहले, और फिर बाद में अगर आपके आंसर गलत होते हैं तो आप पैसे मतलब वीडियो देख सकते हो कि क्यों गलत हो गया, क्या हमने सोचा था, क्या हम क्या सोच रहे थे, और रियल आंसर निकालने में क्या सोच हो सकती है, तो ये भी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।